महिला जो सरकारी नौकरी में लग जाती है और उसकी पोस्टिंग दिल्ली में होती है। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब वो अपने स्कूल से ड्यूटी पूरी करके घर की तरफ वापस जा रही होती है तो रास्ते में एक चाय की टपरी पर रुक जाती है और जब उस चाय की टपरी पर उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखती है तो यहाँ पर पूछने लगती है कि अंकल जी, आपने मुझे पहचाना? तो यहाँ पर अंकल जी कहते हैं कि भाई मुझे तो याद नहीं है, मेरे पास तो सैकड़ों ग्राहक आते हैं, मैं कैसे पहचानूंगा। जो टीचर होती है वो कहने लगती है कि महेश भैया कहाँ हैं। तो यहाँ पर उस बुजुर्ग व्यक्ति को भी इस लड़की के बारे में पता चल जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर बुजुर्ग जो व्यक्ति होता है उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो कहने लगता है कि महेश अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़की भी फूट फूट कर रोने लगती है। जो और भी वहाँ पर लोग बाग बैठे होते हैं वो यहाँ पर इस लड़की की तरफ देखने लगते हैं और इस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछने लगते हैं कि महेश का और इस लड़की का क्या रिश्ता है, क्यों फूट फूट कर रो रही है। दोस्तों, आगे जो होता है, आप लोग पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये राजस्थान के एक छोटे से गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रजनी नाम की एक लड़की जो अपने दादा के साथ रहा करती है, जो उसके माता पिता होते हैं, जब वो छोटी सी थी तभी एक रोड एक्सीडेंट में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। दादा की पूरी जिम्मेवारी होती है। धीरे धीरे करके ये बेटी बड़ी होने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर दादा इस बेटी से यही कहा करता, बेटी तू पढ़ लिख कर कुछ बन जा जिससे तेरी शादी में मुझे दहेज नहीं देना पड़ेगा। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, इतना पैसा नहीं कमा सकता, मैं तेरी शादी बिना दहेज के करना चाहता हूँ। वो तभी संभव हो पाएगा जब तू सरकारी नौकरी में लग जाएगी। दोस्तों, दादा की बात मानकर यहाँ पर वो लड़की यही कहती है कि ठीक है दादाजी। पर वो लड़की यही कहती है कि दादाजी आप चिंता मत करो, मैं एक दिन सरकारी टीचर लगकर जरूर दिखाऊंगी। एक दिन का वाकया होता है जब उस लड़की का जो टेस्ट होता है वो दिल्ली के अंदर होता है। अब वो लड़की यहाँ से सीधे दिल्ली पहुँच जाती है। 2-3 बस बदलती है, लेकिन जब इसका टेस्ट होने वाला था उससे 20 मिनट पहले ही ये एक जगह पहुँच जाती है। वहाँ से करीब करीब जिस स्कूल में इसका टेस्ट होना था कम से कम 4-5 किलोमीटर दूरी पर रह जाती है। दोस्तों, अब 4-5 किलोमीटर दूरी के लिए इसे रिक्शा चाहिए। अब रिक्शा में ये बैठ जाती है और रिक्शे वाले से कहने लगती है भैया फटाफट मुझे इस जगह पर पहुंचा दो। दोस्तों, रिक्शे वाला भी यहाँ पर कहने लगता है कि मैडम 70 रुपये लूँगा, वो भी खुले लूँगा। आप अगर मेरे को 500 का नोट दिखाने लगी तो मेरे पर खुले नहीं हैं, मैं खुले पैसे आपसे लूँगा। आप खुले पैसे रखती हो तो मैं आपको लेकर चलूँ। तो यहाँ पर वो लड़की अपने पर्स को चेक करने लगती है तो देखती है उसके पर्स में कुछ भी नहीं है। जब वो बस में से उतर चढ़ रही होगी तभी उसके पर्स को यहाँ पर से खाली कर दिया गया था। चोरों ने उसके पर्स के पैसे उड़ा लिए। दोस्तों, अब ये लड़की यहाँ पर मायूस हो जाती है और उस रिक्शे से नीचे उतर जाती है और यहाँ पर कहने लगती है कि भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं जा सकती। दोस्तों, वो रिक्शे वाला भी यहाँ पर चुपचाप आगे चला जाता है। अब ये लड़की सोचने लगती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं कहाँ पर जाऊँ। वहाँ पर सामने इसे एक चाय की दुकान दिखाई देती है, उस पर एक बुजुर्ग व्यक्ति चाय बना रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पर इस लड़की को उस बुजुर्ग व्यक्ति में अपने दादा की छवि दिखाई देती है। उस बुजुर्ग व्यक्ति से सहायता मांगने के लिए उसके पास चली जाती है और कहने लगती है कि दादाजी ऐसी ऐसी मेरी प्रॉब्लम है और मैं यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आई हूँ, लेकिन मेरा पर्स रास्ते में ही चोरी हो गया, उसमें पैसे ही नहीं है। अब मुझे टेस्ट देने के लिए जाना है, लेकिन अब मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ, 20 ही मिनट का समय बचा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर वो बुजुर्ग व्यक्ति इस लड़की से कहने लगता है कि बेटा तू टेंशन ना कर, मैं तुझे पैसे दे देता हूँ, ये ले पैसे और तू यहाँ से सीधे रिक्शे में बैठकर चली जा। दोस्तों, जैसे ही वो पैसे देने वाला होता है तभी वहाँ पर एक महेश नाम का लड़का बैठा होता है। अब ये महेश नाम का लड़का यहाँ पर कहने लगता है कि बाबा तुम पैसे क्यों दे रहे हो, अरे तुम्हारा बेटा जिंदा है ना तो मैं लेकर जाऊंगा। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम का फ्री में लेकर जाओगे, तुम रिक्शे के पैसे नहीं लोगे। तो यहाँ पर वो
कहने लगता है कि जब तुमने इसको अपनी बेटी बुलाया है तो ये मेरी बहन हुई ना, तो बहन से कौन भला पैसा लेता है। दोस्तों अब यहाँ पर महेश तुरंत ही तैयार हो जाता है और उस लड़की को बिठाकर रिक्शे में चलने लगता है। रास्ते में उससे बहुत सारी बातें करता हुआ जाता है। जब वो लड़की अपने अंतिम छोर पर उस स्कूल में पहुंच जाती है तो महेश यहाँ पर उसे 300 रुपये निकालता है और कहने लगता है कि बहन यही है मेरे पास, आज दिन भर में मैंने इसी पैसों को कमाया है और ये पैसे लेकर आप अपने घर वापस चली जाना। क्यों, जरूरी नहीं है कि मैं जब वापस आऊँगा तो आप मुझे यहीं पर मिल जाओ, मेरा चक्कर दूसरी जगह भी लग सकता है। दोस्तों यहाँ पर वो लड़की आंखों में आंसू भर लाती है और 1 मिनट के लिए रुककर पूछने लगती है कि तुम मेरे ऊपर इतना एहसान क्यों कर रहे हो, तुमने मुझसे पैसे भी नहीं लिए और मुझे घर जाने का पैसा भी दे रहे हो। यहाँ पर वो लड़की उससे कहती है कि मुझे ये तो बता दो कि मुझे तुम्हारे पैसे लौटाने आना पड़े तो कहाँ लौटाने आना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम मेरी बहन हो, बहन से भला कोई पैसे वापस लेता है क्या, तो तुम मेरे पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर तुम मुझसे मिलने के लिए आना चाहो तो तुम यहीं इसी चाय की टपरी पर आ जाना। दोस्तों अब इस तरह का वाक्य सुनकर यहाँ पर उस लड़की का दिमाग भी थोड़ा सा ठंडा हो गया था और वो फिर अपने एग्ज़ाम में बैठ जाती है। बड़े ही अच्छे तरीके से वो एग्ज़ाम को देती है और एग्ज़ाम देने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलती है तो सामने महेश अपने रिक्शे को लेकर खड़ा होता है। यहाँ पर महेश उस लड़की को हाथ से इशारा करके अपने पास बुलाता है और कहने लगता है कि बहन बैठो जल्दी से, मैं तुम्हें बस स्टैंड पर छोड़ देता हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर बहन की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन जब बहन यहाँ पर भाई से पूछती है कि भैया महेश आप ये तो बताओ आपके घर परिवार में कौन कौन है, तो यहाँ पर महेश कहने लगता है कि मेरे घर परिवार में कोई भी नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मुझे ये नहीं पता कि माँ कौन होती है, पिता कौन होता है, भाई कौन होता है, बहन कौन होती है, मुझे किसी के प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता। दोस्तों यहाँ पर महेश की आंखों में भी आंसू होते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर जो रजनी होती है वो कहती है कि भैया तू टेंशन मत कर, आज से मैं तेरी बहन हूँ। यहाँ पर महेश भी यही कहता है कि आज से तुम मेरी बहन हो और बहन आराम से घर जाना। दोस्तों उसके बाद बहन को वो बस में बिठा देता है और बहन अपने घर चली जाती है। दोस्तों फिर वहाँ पर बहन का कुछ ही दिनों में एक सरकारी नौकरी में नंबर लग जाता है और नंबर लगने के बाद अब बहन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। जो दादा होते हैं वो इस लड़की की शादी एक बहुत ही अच्छे परिवार में कर देते हैं, बिना दहेज के यहाँ पर शादी हो जाती है। कुछ ही दिनों के बाद दादा भी चल बसते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर जो लड़की होती है रजनी वो अपने पति के साथ रहने लगती है और एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर इसका दिल्ली में चक्कर लगता है और दिल्ली में जब ये इसी जगह पर पहुँचती है तो यहाँ आने के बाद इसे सारा मामला पता चलता है कि यहाँ पर महेश है ही नहीं, महेश की तो मौत हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर जब ये लड़की उस चाय वाले के पास पहुँचती है और जब चाय वाला उसे बताता है कि महेश इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, उसके घर परिवार में कौन कौन है ये लड़की पूछने लगती है तो यहाँ पर वो बुजुर्ग व्यक्ति बताता है कि उसके 2 बच्चे हैं और उसकी पत्नी है, वो एक कमरे के अंदर रह रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ पर ये रजनी सीधे उस घर का रुख करती है। बाजा खटखटाया जाता है तो सामने महेश की पत्नी निकल कर आती है। महेश की पत्नी यहाँ पर रजनी को देखकर पूछने लगती है कि आप कौन हो, तो यहाँ पर रजनी कहने लगती है कि आप महेश की पत्नी हो क्या, तो वो कहती है कि हाँ मैं महेश की पत्नी हूँ, लेकिन आप महेश को कैसे जानती हो। दोस्तों यहाँ पर वो पूरी कहानी जो मैंने अभी आपको बताई है, पूरी कहानी डिटेल से इस महेश की पत्नी को बताती है। महेश की पत्नी भी आंखों में आंसू भर लाती है कि वो तो बहुत भले चंगे आदमी थे, लेकिन पता नहीं परमात्मा ने उनको क्यों उठा लिया। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर कुछ देर रजनी बैठती है तो महेश के जो बच्चे होते हैं वो खेल रहे होते हैं, लेकिन वो स्कूल वगैरह नहीं जाते। तो यहाँ पर रजनी पूछने लगती है कि तुम्हारे बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते, तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि वो स्कूल कैसे जाएं, हमारे पास कुछ पैसा ही नहीं है, अब मैं दूसरों के घरों में जा जाकर काम करती हूँ और वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, उसी से हमारे पेट का गुजारा चलता है। अब इन बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ, इनकी ड्रेस का कैसे खर्चा उठाऊँ। दोस्तों अब रजनी यहाँ पर कहती है कि तुम्हें अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इन बच्चों की भुआ आ गई है। उस दिन के बाद से फिर यहाँ पर इन बच्चों को एक स्कूल में एडमिशन दिला दिया जाता है और फिर यहाँ पर जो रजनी होती है वो अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे इस परिवार के लिए निकालती है और हर महीने इनसे मिलने के लिए आती है, अच्छी अच्छी
चीज़ें इनके लिए खाने के लिए लेकर आती और अच्छा अच्छा सामान इनके लिए लेकर आती है। दोस्तों एक दिन रजनी के पति को इस सब के बारे में पता चल जाता है, तो रजनी का पति यहाँ पर पूछने लगता है कि तुम तनख्वाह को कहाँ दे रही हो। तो रजनी यहाँ पर साफ साफ कह देती है कि मैंने आपको बताया था कि एक मुझे दिल्ली में भाई मिला था, उसने मेरी मदद की थी, नहीं तो मैं उस टेस्ट में पहुँच ही नहीं पाती, और टेस्ट में नहीं पहुँच पाती तो मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती। दोस्तों यहाँ पर पति भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम उस परिवार की इसी तरह से मदद करते रहो। दोस्तों ये वाक्य जो है ये 2021 का वाक्य है और आज 2025 आ चुकी है, यानी कि 4 साल इस वाक्य को चलते चलते हो गए। वो 4 साल में बच्चे भी अब बड़े होने लगे हैं, लेकिन आज भी रजनी उन बच्चों को पैसा भेजा करती है और उनके पास हर महीने उनसे मिलने के लिए जाती है। दोस्तों ये थी आज एक छोटी सी प्यार की कहानी। यहाँ पर एक अनाथ भाई किस तरह से एक बहन की मदद करता है और बहन भाई का ऐसा अटूट यहाँ पर बंधन बंध जाता है कि भाई के जाने के बाद भी बहन आज उस भाभी की और बच्चों की लगातार मदद कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।